अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई एम सॉरी जी, काफ़ी गैप आ गया बीच में क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर मेरा इशू ये है कि मैं काम सारा खुद कर रहा होता हूँ, तो इसलिए उस वजह से मैं थोड़ा सा डिले हो गया वीडियो बनने के अंदर। एनीवे, आज ही मैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन सही होती नहीं है। तरह तरह की वीडियोस बन रही हैं जिसके ऊपर प्रॉपरली कोई वर्किंग नहीं की होती लोगों ने, प्रॉपर होमवर्क नहीं किया होता लोगों ने, और वो वीडियोस बनाते हैं जस्ट फॉर द सेक जो व्यूज़ मिल जाए। मैं आज डिस्कस करूंगा EB2 NIW, ये क्या चीज़ है। पहले ये हम समझ लेते हैं कि ये है क्या, और उसके बाद फिर हम आगे सेकंड स्टेप पे चलेंगे कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, और फिर थर्ड स्टेप पे हम ये करेंगे कि इसके लिए हमारी क्या वो चीज़ें जो हमने इसके लिए प्रूव करनी है अपने उसके अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ ये है कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, और सेकेंडली इसमें कोई आपको आइल्ट्स रिक्वायर्ड नहीं है इसके अंदर। अब NIW में इन्होंने, एक्चुअली NIW क्या है, NIW नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम है, जिसमें इन्होंने कुछ और रिलैक्सेशन ऐड किए हैं EB2 के अंदर। EB2 का मतलब है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड सेकंड प्रेफरेंस। ये EB1 से लेके EB5 तक है, और सारे के सारे लीडिंग टू आपकी इमिग्रेशन है। आपको यानी कि वो जो आप लेमेन्स वर्ड आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है इन रिजल्ट के अंदर। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो आपको मैंने बता दी है कि इसमें आइल्ट्स भी आपको रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें आपकी कोई एज लिमिट रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें सिर्फ, हाँ, इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको स्किल्ड प्रोफेशनल होना ज़रूरी है। स्किल्ड प्रोफेशनल होने का क्या मतलब है? स्किल्ड प्रोफेशनल होने का मतलब है कि आपके पास या तो PhD की डिग्री हो, या फिर आपके पास कोई मास्टर्स की डिग्री हो, या फिर आपके पास बैचलर्स की डिग्री हो, लेकिन उसमें फिर आपकी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस हो। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो अलॉन्ग विद दैट बैचलर्स डिग्री। अच्छा, इसमें अगर हम इसको समझने की बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये कैनेडियन इमिग्रेशन, जो स्किल्ड इमिग्रेशन है उनकी, फेडरल का जो सब्जेक्ट है, उससे ये बहुत बेहतर ऑप्शन है। उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसमें कंपटीशन उस तरह नहीं है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपका 4 चीज़ों के ऊपर ये जो इमिग्रेशन है EB2 ये बेस कर रही है। दैट इज़ स्टेम। स्टेम, S स्टैंड्स फॉर साइंस, T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी, E स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग, M स्टैंड्स फॉर मैथमेटिक्स। इनमें से आप किसी भी फील्ड के अंदर हैं, आपने पढ़ा हुआ है, आपने स्पेशलाइज किया हुआ है, तो यू आर गुड टू गो। आपको इसमें बिल्कुल, आप इसमें कर सकते हैं अप्लाई, और यू हैव वेरी ब्राइट चांसेस ऑफ डूइंग इट। उसके बाद सेकेंडली इसका प्रोसेसिंग टाइम जो कैनेडियन इमिग्रेशन का 6 से 8 माह लग जाता है, कई बार वो 8 माह से ऊपर भी चला जाता है। इसका प्रोसेसिंग टाइम सिर्फ 2 मंथ्स है। 2 मंथ्स के अंदर आपका पता लग जाता है कि आपने आर होना है या पार होना है। खर्चा भी उस तरह नहीं है, इसमें चीज़ें भी उस तरह नहीं है। इट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव। इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एजेंट्स हजरात जो हैं वो, इसमें बड़ा मुश्किल होता है एजेंट्स हजरात का जो आपको उनका फ्रॉड डिफाइन करना, क्योंकि आप सोलली होलली आप उन्हीं पे डिपेंड कर रहे होते हैं, और आप उन्हीं की चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। जैसे कह रहे होते हैं वैसे कर रहे होते हैं, फिर एंड पे नहीं होता तो जी आप क्वालिफाई नहीं करते, तो या मतलब वो सारा ओनस जो है वो आपके ऊपर आ जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ओनस ऑफ प्रूफ है वो आपके ऊपर आएगा। वो हर जगह ही आपके ऊपर आना है, एप्लीकेंट के ऊपर ही होता है कि एप्लीकेंट ने ही बहुत सारी चीज़ों को साबित करना होता है। इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें आपको जो अमेरिकन इमिग्रेशन लॉ है उसमें लॉ है 8 CFR 204.5 दैट डिफाइंस एक्सेप्शनल एबिलिटी। ठीक है, उस एक्सेप्शनल एबिलिटी के डेफिनेशन के अंडर ये आपका फॉल करता है, और इस पर सारा बर्डन ऑफ प्रूफ एप्लीकेंट के ऊपर होता है। उसने अपनी एक्सेप्शनल एबिलिटी जो है वो प्रूव करनी होती है कि वो इसको जो है ना कैसे इसको साबित कर सकता है इमिग्रेशन ऑफिसर को कि मेरी ये एक्सेप्शनल एबिलिटी है। उसके लिए आपको डेफिनेटली, इसके लिए आपको प्रोफेशनल चाहिए जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके, जो आपका केस प्रॉपरली प्रिपेयर कर सके, और आपको स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर लेके जा सके। राइट नाउ वर्क वीज़ाज़ के अंदर ये मैं आपको बात बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि वर्क वीज़ाज़ के अंदर 2023 के अंदर दिस इज़ द फास्टेस्ट प्रोसेसिंग वीज़ा। जो आपका फास्टेस्ट प्रोसेसिंग वीज़ा है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, कोई वो जिस तरह B1 B2 के अंदर आपको 8-8 माह
10-10 माह वेट करना पड़ रहा है अपॉइंटमेंट्स के लिए। इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है, आपको फ़ौरन अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान का कोई बैकलैग है ही नहीं। और क्योंकि पाकिस्तान से इतने स्किल्ड लोग नहीं जाते और लोगों को इतना पता भी नहीं है, लोग सारे कनाडा की तरफ दौड़ते हैं। हालांकि ये मेरे हिसाब से कनाडा से बहुत बेटर ऑप्शन है। अब इसके हम सेकंड पार्ट के ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत अट्रैक्टिव हो गया है। NIW है नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम। अच्छा, वो क्या है? बेसिकली उसमें उन्होंने वेव कर दिया आपकी जॉब की कंडीशन। आपको जॉब ऑफर नहीं चाहिए, पहले इस वीज़ा के अंदर आपको जॉब ऑफर चाहिए थी किसी भी अमेरिकन फर्म से, अब आपको कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात। सेकेंडली, आपको नो लेबर सर्टिफिकेशन नीडेड, आपको किसी भी तरह की कोई लेबर सर्टिफिकेशन जो है वो नहीं चाहिए। उसके बगैर आप सिर्फ अपना केस प्रूव करें, आप उनको कन्विंस करें कि यू हैव द एक्सेप्शनल एबिलिटी, आपके पास स्किल है, आपके पास एजुकेशन है, आपने इतना अच्छा पढ़ा हुआ है और आप अमेरिकन इकोनॉमी को बेनिफिट दे सकते हैं, यू आर गुड टू गो। आपको कोई दोबारा से नहीं पूछेगा, दोबारा से आपको कोई ये इशू नहीं करेगा कि जी आपके पास जॉब ऑफर नहीं है या आप लेबर से फलाना सर्टिफिकेट लेके आए या ऐसा भी कुछ, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। अच्छा, इसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी? इसकी प्रोसेसिंग के लिए जी, इसके बेसिकली मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ इसका, क्योंकि डेफिनेटली मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा तो आपको वो चीज़ उस तरह से आप एलेबोरेट नहीं कर पाएंगे। और लीगल चीज़ें हैं, लीगल चीज़ों को आपको समझाया नहीं जा सकता। लेकिन इसमें सबसे पहले आपको अपना जो केस है वो एक स्ट्रॉन्ग केस प्रिपेयर करना है, जिसको आपने फाइल करना है वहाँ पे, और जिसकी बेस बनानी है आपने अपने केस की। उसके बाद आपने फॉर्म I-140 फाइल करना है। जॉब बेस्ड इमिग्रेशन जो है उसके लिए I-140 फॉर्म फाइल होता है, वो आपने फिल करना है। फिर उसके बाद आपने उस पर डिसीजन का वेट करना है कि उस पर डिसीजन क्या देते हैं ये। अगर उस पर डिसीजन हमारा पॉजिटिव आता है, देन हमने फॉर्म I-485 फाइल करना है, दैट इज़ फॉर द ग्रीन कार्ड, ठीक है। और फिर उसका डिसीजन का वेट करना है। जब आपका पहला डिसीजन आपकी फेवर में हो गया तो वो I-485 का डिसीजन तो आपके हक में हो ही जाना है। तो आपका शुरू में एक केस, बहुत स्ट्रॉन्ग केस बना के आपने इसको लेके चलना है और इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है आपने। ये मैंने आपको मोटे मोटे स्टेप्स बताए हैं, इसकी डिटेल है, इसकी प्रिपरेशन है। लेकिन यह है कि जब आप फाइल करते हैं उसके बाद ये कोई 2-2.5 माह का प्रोसेस है, उसके अंदर आपकी सारी चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। आप यू आर गुड टू गो। आप 2-2.5 माह के अंदर ही आपका पता लग जाता है कि आप आ रहे हैं, पा रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि जितनी भी इमिग्रेशन उन्होंने फास्टेस्ट से उन्होंने इमिग्रेशन दी है ये। सेकेंडली, आपको 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको 3 चीज़ें प्रूव करनी है इमिग्रेशन ऑफिसर को। नंबर 1 आपने प्रूव करना है एक्सेप्शनल एबिलिटी, नंबर 2 आपने प्रूव करना है नेशनल इंटरेस्ट, और नंबर 3 आपके ऊपर आना है कि आपको जॉब वेवर क्यों दिया जाए और लेबर सर्टिफिकेशन आपको क्यों नहीं चाहिए। वो बेसिकली दैट इज़ इंटरलिंक्ड, तकरीबन फर्स्ट से इंटरलिंक्ड है ऑलमोस्ट ये चीज़। लेकिन आपको अपनी एक्सेप्शनल एबिलिटी शो करनी है, अपनी एजुकेशन के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर। आपने अपने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स उन पे आपने खेलना है, आपने बताना है कि मैं एक्सेप्शनल क्यों हूँ और मैं क्यों ज़रूरी हूँ यहाँ पे। और उसके बाद अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट क्या है मेरे साथ, यानी कि मैं आके आपकी इकॉनमी को बेनिफिट क्या दूंगा, आपकी इकॉनमी को बूस्ट कैसे करूंगा, उससे मैं कैसे हेल्प करूंगा आपकी इकॉनमी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जॉब, अगर आप ये दोनों पॉइंट प्रूव कर जाते हैं तो उसके बाद जॉब ऑफर का वेवर और जो लेबर सर्टिफिकेशन का वेवर है वो तो आपको ऑटोमेटिकली मिल ही जाना है, वो तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन फिर मैं अगेन हर वीडियो के में आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई पॉइंट ये है कि आप एजेंट हजरात से बचें। किसी एजेंट को ये नहीं पता, ये एक लॉयर ही प्रॉपर आपको बता सकता है जिसने इमिग्रेशन लॉ में काम किया हो या इमिग्रेशन लॉ पढ़ा हो, ठीक है, वो आपको बेहतर बता सकता है। बार बार आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आपका हक है, आपका राइट है, आप चेक करें किसी भी एजेंट के बजाय जिससे मर्जी करवाएं काम, लेकिन आप उसकी क्वालिफिकेशन चेक करें, आप उसका वर्क एक्सपीरियंस चेक करें और फिर उससे आप डिस्कशन करें। आप जब उससे डिस्कशन करेंगे तो आपको चीज़ें खुद ही क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी कि ये बंदा कितने पानी में है और इस बंदे से मुझे कितना बेनिफिट हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी है, बार बार आपको बता रहा हूँ। मैंने इसमें पूरे में आपको एक समराइज़ कर दिया पूरे का पूरा, और इन बातों के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ। मुझे लॉ का भी पता है, आपको मैंने बताया था 8 CFR 204.5, आप सर्च भी करें गूगल पे, आपको मिल जाएगा अमेरिकन लॉ जो एक्सेप्शनल एबिलिटी को डिफाइन करता है। उससे लेके आप चलें और आपने अपने केस को खुद प्रूव करना है।
सिर्फ ये होता है कि प्रोफेशनल की मदद से आपको ये हेल्प हो जाती है कि उसे आपको प्रूव करने में आसानी हो जाती है, उसे पता लग जाता है कि यार वो कैसे प्रोसीजर करेगा, क्या चीज़ करेगा, वो आपको वीक पॉइंट्स भी बताता है, वो आपको आपके प्लस पॉइंट्स भी बताता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी होता है। आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, इफ़ यू नीड एनी हेल्प आप मुझे कमेंट करें, आई विल गेट बैक टू यू, और मैं आपको जो हेल्प कर सकूँगा आपको करूँगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे जो स्किल्ड लोग हैं वो एजेंट्स के हाथों में चढ़ के वहाँ पे बर्बाद हों और उनके चक्कर में पड़ के ज़लील हों, वो बहुत गलत हो जाता है। तो मेरी कोशिश हमेशा तो ये है कि आप लोगों को सही तरह से एजुकेट किया जाए। ये जगह जगह पे जो एजेंट्स दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, इनसे बचें, अवॉइड करें इनसे, और चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह आपके लिए आपका बहुत ख्याल रखे और अल्लाह आपको सही लोगों से और सही उनसे करने की तौफीक अता फरमाए और हर किस्म के नुकसान से आपको बचाए। जज़ाकल्लाह खैर।